नमस्कार, आई एम माई सेल्फ डॉक्टर सुजीत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शारीर, विवेक आयुर्वेदिक कॉलेज, मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल बिजनौर। क्रिया शारीर, क्रिया शारीर मतलब क्रिया मतलब फिजियोलॉजी। इसमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शारीर की कि व्हाट इज़ शरीर। दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। दोष धातु, हमारा जो शरीर है वो दोष धातु और मल से बना हुआ है। ये हमारे आचार्यों के हिसाब से बताया गया है। और जो दोष धातु मल है, दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, ये आचार्य सुश्रुत के हिसाब से बताया गया। उन्होंने ये बताया था कि जो हमारे दोष होते हैं वो 3 होते हैं, वात पित्त और कफ। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो हमारे धातुएं होती हैं, 7 धातुएं होती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। उसके बाद 3 मल बताए हैं, शुक्र, पुरुष, मूत्र और श्वेत। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो मैं विस्तार से बताता हूँ इस चीज़ को कि जो वात दोष होता है, वात दोष में टोटल उनके कर्म बताए गए हैं कि वात दोष क्या करता है, उसका मुख्य स्थान क्या होता है। तो मुख्य स्थान आचार्य चरक के अनुसार पक्वाशय बताया है। उसके और भी स्थान होते हैं जैसे कि कटी शक्ति, और इसके कर्म बताए गए हैं। इन्होंने कर्म बताए हैं आचार्यों ने कि इनके कर्म क्या होते हैं, जैसे कि प्रस्पंदन, चलना, हृदय का मूवमेंट करना। और उसके कुछ गुण भी बताए गए हैं वात के, जैसे कि लघुता, खड़ता, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। 5 टाइप भी बताए हैं आचार्यों ने, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। उन्होंने 5 टाइप बताए हैं, जिसमें से उन्होंने बताया है कि जो प्राण वायु होती है वो कहाँ पर होती है। तो प्राण वायु होती है हमारी उद स्थान में बताया है, उसका स्थान जो बताया है वो उद स्थान बताया है। जो उदान वायु होती है ये भी नासा मतलब नासा द्वार से होते हुए उद स्थान, इसका भी बताया गया है। व्यान वायु सर्व शरीर व्यापी होती है। और अपान वायु जो बताया गया है, अपान वायु हमारी बताई गई है कि ये नाभि से नीचे का जो पोर्शन होता है वहाँ पर बताया गया है, जैसे कि पक्वाशय, या उसको बताया गया कटी या शक्ति। इसके बाद बताया गया कि समान वायु क्या होती है। तो समानो अग्नि समीपस्थ, मतलब जो समान वायु होती है वो अग्नि के समीप होती है, ऐसा बताया गया है अकॉर्डिंग टू आचार्य। इसके बाद आता है व्यान वायु। व्यान वायु सर्व शरीर व्यापी होती है, पूरे शरीर में भ्रमण करती है, ये उसका कार्य होता है। इसके बाद पित्त की बात करें कि पित्त दोष क्या होता है। तो पित्त दोष में 5 टाइप के बताए गए हैं, और इसका मुख्य कर्म क्या बताया गया, मुख्य कर्म इसका डाइजेशन, पाचन बताया गया कि ये डाइजेशन का काम करती है। इसके बाद आते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं। 5 टाइप क्या होते हैं, 5 टाइप्स बताए हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य। तो आचार्य सुश्रुत के हिसाब से पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भाजक। इसके बाद बताए गए हैं कि कफ, जो कफ दोष होता है, इसके भी 5 टाइप बताए गए हैं। इसके गुणों की बात कर लेते हैं कि इसके गुण क्या होते हैं। तो इसके जो गुण होते हैं वो ये हैवी होता है, गुरुता होती है, इसमें स्टेबिलिटी होती है, आलस्य होता है, इसके बाद शीतता होती है। इसके बाद इसके 5 गुण बताए गए हैं। इन्होंने 5 इसके टाइप्स भी बताए हैं कि ये 5 टाइप के होते हैं। और हम धातुओं की बात करते हैं। आहार में भी बताया कि डाइजेशन जो प्रोसेस है, आहार में कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि अवस्था पाक है, विपाक है। तो अवस्था पाक क्या होता है, इसकी भी 3 अवस्थाएं होती हैं, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक। तो जो मधुर अवस्था पाक होती है वो कहाँ पर होती है, वो आमाशय में होती है। मधुर अम्ल कहाँ पर होती है, ग्रहणी में। और कटु अवस्था पाक पक्वाशय भाग में होती है। विपाक भी बताया गया है, लेकिन दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ पोस्ट डाइजेस्टिव प्रोसेस। ये डाइजेशन के बाद की प्रोसेस है विपाक, और ये भी 3 प्रकार की होती है, मधुर, अम्ल और कटु। इसके बाद बात करते हैं कि डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। तो डाइजेस्टिव प्रोसेस में हमारे जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो बक्कल केविटी से लेकर एनस तक, थ्रू आउट द जीआईटी। तो इसके बाद बात करते हैं कि डाइजेशन प्रोसेस होता क्या है। तो इफ़ वी इनटेक द डाइजेस्टिव प्रोसेस, तो हम स्टार्ट करते हैं फूड फ्रॉम द बक्कल केविटी। बक्कल केविटी से स्टार्ट करेंगे, वो ईसोफेगस से होता हुआ, या कंठ नाड़ी बोलते हैं ईसोफेगस को, हम आमाशय में होता हुआ वहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस रिजर्व रहेगा 6 to 7 आवर। इसके बाद वो ग्रहणी में पहुँचेगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, या फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, फर्स्ट थर्ड पार्ट में मेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं। ग्रहणी से जाएगा पक्वाशय में, वहाँ पर जो मिनरल्स और मेनली वाटर रीअब्जॉर्प्शन रहेगा। उसके बाद एनएस से वो सिक्रीटरी या वेस्ट मटेरियल के तौर पे बाहर निकल जाएगा, जिसको हम मल कहते हैं। तो हम अगर 7 धातुओं की बात करें तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं बताई गई हैं। इसके बाद बताया गया है, उनको कोरिलेट भी किया गया है मॉडर्न के साथ।
जैसे कि रस को प्लाज्मा के साथ, रक्त को ब्लड के साथ कोरिलेट किया गया है, मांस धातु को मसल के साथ कोरिलेट किया गया है, और मेद धातु को मांस या एडिपोज टिश्यू के साथ कोरिलेट किया गया है। मज्जा को बोन मैरो के साथ कोरिलेट किया गया है। मज्जा अस्थि को हमने बोन मैरो के साथ या सपोर्ट सिस्टम या स्केलेटल सिस्टम के साथ उसको किया है, और शुक्र को हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ किया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, मेन 3 टाइप का बताया गया है, श्वेत, मूत्र, पुरुष और श्वेत। तो जो मूत्र होता है वो तो हमारा यूरिनरी सिस्टम से बाहर हो जाता है, और इसके भी अपने पार्ट बताए गए हैं कि ये 6 अंजलि प्रमाण का होता है, जो पुरुष होता है वो 7 अंजलि प्रमाण का होता है, श्वेत होता है 3 अंजलि प्रमाण का। ऐसे करके उन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं। इसके बाद बताया है उन्होंने कि जो श्वेत होता है, वी आर सिमिलर टू एज अ मॉडर्न टेक्निक्स एज अ स्वेटिंग, वी हैव टू सिमिलर डैट। एंड पुलिस को बताया गया है कि जो पुलिस होता है वो वेस्ट मटेरियल है, लेकिन इसके भी उन्होंने 2 पार्ट बताए हैं कि जो होता है एक किट अंश होता है, एक सार अंश होता है। वेस्ट मटेरियल में भी बॉडी तब तक उसको बाहर नहीं जाने देती जब तक वो उसका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो जाता। आफ्टर डैट जब वो टॉक्सिसिटी कॉज करने वाला होता है तो उसको वो बाहर निकाल देती है। पंच इंद्रिय बताए गए हैं आयुर्वेद में कि 5 इंद्रियां होती हैं, जैसे कि हमारी टोटल इंद्रियां 11 बताई गई हैं, जैसे कि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक उभयात्मक मन बताया गया है। तो इसमें से तो टोटल हैं जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें से आता है नेत्र, त्वचा, जिह्वा, नासा और हेयर्स। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड की, स्टार्ट करते हैं। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉडर्न, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, उसके साथ मॉडर्न पर्सपेक्टिव भी लिए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें सेल फिजियोलॉजी की, कि व्हाट इज सेल फिजियोलॉजी, कि सेल फिजियोलॉजी क्या, सेल में सेल मेम्ब्रेन्स आएंगी कि ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसके बाद सेल वॉल आएगा, सेल पर्टिकुलर सेल क्या होती है, उसके अंदर क्या ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनली क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं। उसके बाद उसके जो ऑर्गन्स आते हैं, ऑर्गेनलीज आते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। मेन सिम्टम जो होता है हमारा, मेन जो फंक्शनैलिटी होती है वो होती है न्यूक्लियस की, जो कंट्रोलिंग और मास्टर बॉडी होती है वो यही होती है। इसके बाद बात करते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनली में सेल बॉडी, गोल्गी ऑपरेटस, राइबोसोम्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। राइबोसोम्स की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में मेनली जो होगा वो 30S और 70S आता है। स्मॉल और लार्ज न्यूक्लियाई बॉडी होते हैं इसमें। इसके बाद आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं उसको, और गोल्गी ऑपरेटस भी होता है जिससे कि हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। उसमें भी आते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है RER, एक होता है SER, मतलब राइबोसोमिक, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है, दूसरे में फैट मॉलिक्यूल्स या फैट वेसिकल्स बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम राइबोसोम्स इज दैट क्लियर, कि ये प्रोटीन्स निर्माण करता है, प्रोटीन बनाता है, जो कि हमारे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और प्रोटीन्स, फाइनली प्रोटीन्स बनती हैं इससे राइबोसोम्स के थ्रू। अकॉर्डिंग टू आचार्यस, जठराग्नि हैविंग वन जठराग्नि also called as Kayagni, and Bhutagni 5 and Dhatwagni 7 types. So having cells having its your own Agni. So like every cell having its own mitochondria, it's having the own Agni. And next topic is that the vitamins. So vitamins having the different fat soluble vitamins and water soluble vitamins. So fat soluble vitamins is the AEDK, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, and water soluble is the vitamin B and vitamin C. Vitamin B is the vitamin B complex, and the vitamins B complex. B complex having the different category in that. So vitamin B1 is is deficiency causes the very disease. Vitamin B2 riboflavin, vitamin B3, vitamin B5, that is the niacin, that is pyridoxine, vitamin B6, vitamin B12, that is the cyanocobalamin. So different types of the vitamins having their own importance. So vitamin B12 deficiency causing the pernicious anemia. It is a very crucial vitamin, and it having the cobalt 3rd ion, which is deficiency causes the pernicious anemia. ये ओवरऑल एक ओवरव्यू है क्रिया शारीर डिपार्टमेंट का एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी का। सो नमस्कार।